हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भ्रूण पोष एवं उसका परिवर्धन, यानी एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष होता क्या है और इसका परिवर्धन यानी कि विकास, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। साथ ही साथ भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म के जितने भी टाइप्स यानी कि जितने भी प्रकार हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एंडोस्पर्म जो है एक्चुअल में ये है क्या, यानी इसका निर्माण कहाँ से होता है और इसके कितने सारे टाइप्स हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी एंडोस्पर्म की, तो देखिए इसके पहले हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताया था। उसमें हमने क्या बताया था कि जो पहला नरयुग्मक होता है, क्या होता है, जो पहला नरयुग्मक होता है यानी जो मेल गैमीट होता था, तो जो पहला नरयुग्मक होता था, ये पहला नरयुग्मक क्या करता था, ये तो क्रिया कर लेता था किसके साथ, ये अंड कोशिका के साथ क्रिया करता था। पहला नरयुग्मक जो था ये अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लेता था। तो जो हमारी अंड कोशिका थी इसके साथ ये हमारा पहला नरयुग्मक क्रिया कर लेता है और ये एक संरचना का निर्माण करता था जिसको क्या हम बोलते थे, जिसको हम बोलते थे जाइगोट। क्या बोलते थे, जिसको हम जाइगोट बोलते थे। तो ये आपने देखा था कि जो पहला नरयुग्मक था ये अंड कोशिका के साथ क्रिया करता है और एक संरचना बनाता है जो कि कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज बोलते हैं इसे हम हिंदी में। अब इस क्रिया को तो हमने क्या बोला था, सिनगैमी बोला था। इस क्रिया को हमने क्या बोला था, सिनगैमी बोला था। लेकिन आपने ये भी देखा था कि दूसरा जो नरयुग्मक था, जो दूसरा नरयुग्मक होता था, जो दूसरा वाला नरयुग्मक था, ये दूसरा नरयुग्मक क्रिया करता था किसके साथ, ये दूसरा नरयुग्मक क्रिया कर रहा था द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया कर रहा था। तो आपने देखा था कि चूंकि नरयुग्मक जो होता है ये कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, और द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो 2n और n ये जब मिलकर के एक संरचना का निर्माण कर रहे थे तो उसको हम बोलते थे क्या, एक त्रिगुणित संरचना बन रही थी जिसका नाम क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस क्रिया को हम बोलते थे त्रिसंलयन। क्या बोलते थे, इस क्रिया को हम बोलते थे त्रिसंलयन। तो आपने देखा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता था उसमें दो बार निषेचन होता था। पहला निषेचन जो हो रहा था वो हो रहा था नरयुग्मक का किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। तो नरयुग्मक का जब अंड कोशिका के साथ निषेचन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगेमी यानी कि सत्य निषेचन, या इसे आप कह सकते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो जिसके माध्यम से क्या बनता था, जाइगोट बनता था। और जाइगोट कैसा होता है, 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। फिर आपने देखा था कि जो दूसरा नरयुग्मक होता है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता था, एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यही जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यही किसका निर्माण करता है, यही भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, यानी ये जो पूरा का पूरा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, ये आपने देख चुका है प्रीवियस वीडियो में। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बनता है जो कि कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष ये जो केंद्रक होता है ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो ये एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो आपको केवल इतना सा याद रखना है कि जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है, जिस क्रिया को हम त्रिसंलयन बोलते हैं, तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और यही भ्रूणपोष जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब चूंकि हमारा जाइगोट आगे चल के किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है, यानी कि भ्रूण में बदल जाता है। तो हमारा जो जाइगोट है किस में बदल गया, एम्ब्रियो में बदल गया यानी कि भ्रूण में बदल गया। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा, तो यही एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष जो है इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो आपने देखा कि कैसे जो भ्रूणपोष है इसका निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। तो आपने देखा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणपोष का जो मुख्य काम होता है ये भोजन प्रोवाइड कराना होता है किसको, विकसित हो रहे एम्ब्रियो को, यानी जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उसको पोषण उपलब्ध कराना किसका काम होता है, मेनली ये वर्क होता है एंडोस्पर्म का यानी कि भ्रूणपोष का। अब हम बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार की। तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। क्या है, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष, इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर दूसरा है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म।
और तीसरा है हेलोवियल भ्रूणपोष, यानी कि हेलोवियल भ्रूणपोष, तो आप इसको हेलोवियल भ्रूणपोष ही कहेंगे हिंदी में। तो कुल मिलाकर के भ्रूणपोष के हम यहाँ पे 3 प्रकार देखेंगे, तीनों प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास या परिवर्धन होता है, उस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे ये भ्रूणपोष जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, पहला नंबर हमारा है स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें स्वतंत्र रूप से जो नाभिक है यानी जो केंद्रक होता है, इसका स्वतंत्र रूप से क्या होगा, स्वतंत्र रूप से केंद्रकों का विभाजन होता है इस प्रक्रिया में। और इसमें न्यूक्लियर के विभाजन के पश्चात, यानी जो न्यूक्लियस या केंद्रक हमारा है, पहले इसका स्वतंत्र रूप से विभाजन हो जाएगा, उसके पश्चात इनमें लेयर बनेगी, यानी जो भित्ति का निर्माण होता है वो पहले नहीं होता है, यानी पहले केंद्रक का स्वतंत्र रूप से विभाजन हो जाता है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। मतलब नाभिक का स्वतंत्र रूप से पहले क्या होगा, ये विभाजन होगा, और जब नाभिक स्वतंत्र रूप से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा उसके पश्चात इनमें लेयर बनेगी, नाभिक के चारों ओर भित्ति का भी निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्वतंत्र नाभिकीय जो भ्रूणपोष है, इस प्रकार के भ्रूणपोष में देखिए क्या होता है, इसके निर्माण के समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसमें से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो इनमें होता क्या है कि भ्रूणपोष के निर्माण के समय जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बार बार पहले क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब ये जो हमारा स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष है, ये इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, यानी जो हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें लगातार विभाजन होगा और केंद्रक बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक है, ये क्या करेगा, कई विभाजित हो जाएगा, मतलब कई भागों में बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, इन केंद्रकों के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण नहीं होता है। मतलब केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कभी भी इनमें भित्ति का निर्माण नहीं होगा। फिर कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि भ्रूणपोष के मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, एक वैक्यूल डेवलप हो जाती है। जो केंद्रक होते हैं ये चारों के चारों तरफ परिधि की ओर आ जाते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, एक वैक्यूल बन जाती है, यानी कि एक रिक्तिका जो है बड़ी सी डेवलप हो जाती है। तथा सभी केंद्रक भ्रूणपोष के परिधि भाग में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला कि पेरिफेरल रीजन में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा चलाजल भाग होता है, इस क्षेत्र में केंद्रकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन की क्रिया के पश्चात इनमें क्या होता है, कोशिका भित्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है। मतलब जब तक केंद्रक विभाजित होगा तब तक इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होगा, और जब स्वतंत्र रूप से केंद्रक का विभाजन हो जाएगा उसके बाद फिर कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगेगा, और उन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भी डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक नॉर्मल सा डायग्राम है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो संरचना होती है ये वो होती है जाइगोट। ये क्या है, ये तो होता है जाइगोट। हमने आपको क्या बताया था कि जब द्विनिषेचन हो जाता है उसके बाद जो हमारा भ्रूणपोष बचता है, भ्रूणकोष जो हमारा बचता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे। तो इसमें केवल क्या बचता है, जाइगोट बचता है अंदर, क्योंकि जब हमारा पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ क्रिया किया तो जाइगोट बना लिया, यानी द्विनिषेचन के बाद जो हमारा भ्रूणकोष है इसमें जाइगोट रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा जो एक संरचना होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो पूरा का पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यानी कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदलेगा किसमें, भ्रूणपोष में बदलेगा। तो इसमें होगा क्या, हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यानी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें लगातार विभाजन होगा और बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक जो है डेवलप हो जाएंगे। फिर हमने क्या कहा आपसे कि जो पूरे के पूरे केंद्रक हैं, पूरे के पूरे जो केंद्रक हैं ये सब परिधि की ओर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि अगली जो संरचना है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे जो सभी के सभी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हैं, ये क्या देख रहे हैं आप कि पूरा परिधि की ओर आ गए हैं, और बीच में एक संरचना बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका। तो बीच में इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक रिक्तिका भी डेवलप हो जाती है बड़ी सी। तो कुछ नहीं है,
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या होता है, विभाजित होता है और विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर देगा। और ये बहुत से प्राइमरी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हैं, ये आप देखेंगे कि परिधि की ओर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो एम्ब्रियो होता है ये डेवलप होने लग जाता है। ये जो हमारा जाइगोट होता है, आपको पता है कि जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण होता है, भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। तो ये हमारा जाइगोट धीरे धीरे किस में बदल रहा है, भ्रूण में बदल रहा है। तो आप देख भी सकते हैं ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है। मतलब जो विकसित हो रहा भ्रूण कोष होता है या विकसित हो रहा जो भ्रूण होता है वो आप इसको कह सकते हैं। तो जाइगोट से आप देख सकते हैं यहां पे डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जाइगोट से भ्रूण डेवलप हो चुका है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये लगातार विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लिया है और परिधि की ओर व्यवस्थित हो गया है और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। फिर अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये जो पूरे के पूरे केंद्रक हैं, ये जो पूरे के पूरे इस प्रकार से केंद्रक हैं, इसमें आप इजीली देख पा रहे हैं कि इनके सबके चारों तरफ क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगी, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा इनके चारों तरफ। तो इस प्रकार से जितने भी आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से भित्ति डेवलप हो जाएगी सबके चारों तरफ इस प्रकार से। तो ये इन सब केंद्रकों के चारों ओर क्या हो जाएगा, भित्ति डेवलप हो जाएगी, यानी कि लेयर बन जाएगी, कोशिका बन जाएगी इनके चारों तरफ। तो इस प्रकार से ये है हमारा स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है ये स्वतंत्र रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। और जब तक ये विभाजित होगा लेयर का निर्माण नहीं होगा। और जैसे ही पूरी तरह केंद्रक का विभाजन हो चुका रहेगा, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का जब विभाजन हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद ये परिधि में व्यवस्थित हो जाएंगे और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। और बाद में उसके बाद ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हैं, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका डेवलप हो जाती है पूरे के पूरे केंद्रकों के चारों तरफ। तो पहला आपने देखा कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रकार है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या कह रहा है, देखिए इसका मतलब यह है कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म ये है कि सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका यानी कि लेयर भी डेवलपमेंट होती चलेगी साथ साथ में। जैसे जैसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे कोशिका भी इनके चारों तरफ डेवलप होती जाएगी। यहां पे आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक डायग्राम है। अब इस एक डायग्राम में आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, दो चीजें होती है किसी भी भ्रूणपोष के अंदर। आप देखेंगे दो चीजें होती है, एक तो क्या होगा आपका, एक होगा जाइगोट। तो इस प्रकार से क्या होगा, जाइगोट। और दूसरी चीज जो होती है वो क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है और ये क्या है, ये तो जाइगोट है। ये क्या है हमारा, ये है जाइगोट और ये है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में आप देखेंगे ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो अब जब इसमें विभाजन होगा तो विभाजन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जब विभाजन हो, जैसे मान लीजिए इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से तीन केंद्रक बन गए, तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या बन जाएंगे, 3 केंद्रक बन जाएंगे। तो ये मान लीजिए 1 केंद्रक बन गया, 2 केंद्रक बन गया और ये 3 केंद्रक बन गया। ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो केंद्रक बने हैं, इनमें साथ ही साथ क्या होगा, पूरी की पूरी कोशिका के चारों तरफ क्या होगा, इनमें भित्ति का निर्माण भी इस प्रकार से होने लगेगा। मतलब कहने का यह है कि पूरा का पूरा जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, यानी जो हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ ही कोशिका का निर्माण भी होता है, यानी कि भित्ति का निर्माण भी होता है। तो 2 संरचनाएं होती है द्विनिषेचन के बाद किसी भी भ्रूणकोष के अंदर। तो ये भ्रूणकोष है, इसके अंदर जाइगोट होता है यानी कि युग्मनज होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। तो इसमें जैसे जैसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये विभाजित होगा, इसके साथ साथ इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण भी होने लगेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणकोष। तो इसको आप समझ भी सकते हैं आसानी से कि ये जो हमारा इस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, इसके निर्माण के समय क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये प्रत्येक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है। मतलब कहने का वही है कि ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें लगातार विभाजन होगा और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बहुत सारे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होने लगेगा। और जैसे जैसे केंद्रक का विभाजन होगा वैसे वैसे इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण भी होने लगता है।
ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जो गेमोपेटिली के सदस्य होते हैं, गेमोपेटिली कुल के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर आपको ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये जाइगोट जो है बदल जाएगा किसमें, ये जाइगोट बदल जाएगा इस प्रकार से आपका एम्ब्रियो में बदल जाएगा, यानी कि भ्रूण में बदल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो जाइगोट है ये बदल गया किसमें, एम्ब्रियो में बदल गया। और जो बचा हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसमें से बहुत सारे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाएंगे और इनके चारों तरफ जो है लेयर बन जाएगी, यानी कि चारों तरफ भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये है दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। फर्स्ट और सेकंड जो प्राथमिक जो हमारा स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष है और कोशिकीय भ्रूणपोष, केवल एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो हमारा स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष होता है उसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक का जब पूरी तरह से विभाजन हो जाता है उसके बाद जाके लेयर बनती है, यानी उसके बाद भित्ति का निर्माण होता है। जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन होगा वैसे वैसे पूरी की पूरी जो भ्रूणपोष केंद्रक है उसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण भी साथ ही साथ होता है। मतलब भित्ति का निर्माण बाद में नहीं होता है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ ही होता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा तीसरा प्रकार है, जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों से। इसमें क्या होता है देखिए, यह स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्यवर्ती भाग है। मतलब एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि ना तो इसके अंदर पूरी के पूरे कोशिकीय भ्रूणपोष जैसा देखने को मिलेगा आपको, ना तो स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष के जैसे। इनमें दोनों का मध्यवर्ती प्रकार है ये, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत मिलता जुलता इसमें दिखाई देगा। अब आप देखेंगे इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसको हम हेलोबियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह एक बीजपत्री जो एक वर्ग होता है जिसको हम बोलते हैं हेलोबियल्स। हेलोबियल्स जो वर्ग होता है, हेलोबियल्स वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर जो भ्रूणपोष का परिवर्धन या विकास होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का भ्रूणकोष का जो परिवर्धन होता है या विकास होता है ये हेलोबियल्स वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि इसमें परिवर्धन के समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसके प्रथम विभाजन के बाद एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे भ्रूणपोष क्या होता है, दो कोष्ठों का यानी कि दो कोष्ठ भ्रूणपोष में दिखाई देने लगेंगे। एक हमारा होगा बीजांड द्वारी कोष्ठ यानी कि माइक्रोपोलर चैम्बर और दूसरा होगा निभागीय कोष्ठ यानी कि फ्री न्यूक्लियर जाइगोट। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक संरचना है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास नॉर्मल सी संरचना थी, इस प्रकार से ये हमारे पास एक नॉर्मल सी मान लीजिए संरचना थी। इस नॉर्मल सी संरचना में क्या होगा, यहां पे एक भित्ति का निर्माण होगा, क्या होगा, बीच में एक भित्ति का निर्माण होगा। इस भित्ति के निर्माण के कारण क्या होगा, जो पूरा का पूरा हमारा ये विकसित हो रहा भ्रूणपोष होता है इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। आपको ये तो पता है कि ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा आपका भ्रूण, ऊपर होगा क्या, जाइगोट, क्या होगा, जाइगोट। तो ये तो हो गया जाइगोट, क्योंकि किसी भी भ्रूणकोष के अंदर क्या होगा, जाइगोट होगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। अब देखिए होता क्या है, इसमें एक लेयर बन जाती है। तो इस प्रकार से जब लेयर बन गई तो ये जो हमारा भ्रूणकोष होता है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो दो प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा। मतलब इसमें दो आपको चैम्बर दिखाई देने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, बीच में एक लेयर बन जाती है और जब बीच में एक लेयर बन जाएगी तो दो भाग दिखाई देने लगेंगे। एक भाग बड़ा होता है और एक भाग छोटा होता है। जो हमारा बड़ा भाग होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपोलर चैम्बर। माइक्रोपोलर चैम्बर का मतलब क्या होता है, बीजांड द्वारीय कोष्ठ, क्या कहेंगे इसे हम, बीजांड द्वारीय कोष्ठ कहेंगे। और फिर ये जो हमारा सेकंड वाला इसको हम बोलेंगे चलाजीय कोष्ठ, क्या बोलेंगे, चलाजीय कोष्ठ यानी कि चैलाजल चैम्बर इसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो हमने शॉर्टकट में लिख दिया चैलाजल चैम्बर और इसमें हमने लिख दिया माइक्रोपोलर चैम्बर। तो दो प्रकार के चैम्बर आपको दिखाई देने लगेंगे इसमें। तो हमने क्या कहा आपको इसमें कि जब भी हेलोबियल भ्रूणपोष की बात होती है तो इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है इसके प्रथम विभाजन के बाद जैसे ही इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होगा उसके परिणाम स्वरूप एक भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा पूरा का पूरा जो भ्रूणपोष होता है ये दो कोष्ठों में हमको दिखाई देने लगा है। और दोनों के दोनों कोष्ठ आप देख सकते हैं, एक है हमारा माइक्रोपोलर चैम्बर और दूसरा है हमारा चलाजल चैम्बर। इसका पूरा नाम आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बीजांड द्वारीय कोष्ठ और इसमें आप लिख सकते हैं निभागीय कोष्ठ। क्या लिख सकते हैं आप
इसका नाम निभागीय कोष्ठ, आप इसको हिंदी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारी पहली स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर तो जाइगोट रहेगा, जाइगोट में तो अभी कुछ नहीं होगा, आगे चल के ये जाइगोट किसमें बदल जाएगा, ये जाइगोट बदलने लगता है किसमें, भ्रूण में बदलने लगता है, तो ये जाइगोट बदल जाएगा आपका भ्रूण में। अब ये जो हमारे दो चैम्बर दिखाई देने लग गए हैं, क्यों, क्योंकि एक भित्ति का निर्माण हुआ है। जैसे ही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में एक बार विभाजन हुआ, वैसे ही इसमें आपको दो चैम्बर दिखाई देने लगेंगे। एक चैम्बर बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपोलर चैम्बर, यानी कि इसको हमने शॉर्टकट में दर्शाने के लिए एम और सी लिख दिया है, और ये हमारा चलाजर चैम्बर यानी कि निभागीय कोष्ठ। तो निभागीय कोष्ठ और एक हमारा है बीजांडद्वारी कोष्ठ। तो इसमें दो कोष्ठ दिखाई देने लगेंगे। तो इसको आपको सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम तैयार करना है, फिर इसके बाद आपको देखना है, ये तो हमारे दो चैम्बर दिखाई देने लगे। अब हमने कहा कि बीजांडद्वारी कोष्ठ यानी कि जो माइक्रोपोलर चैम्बर होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि जो निभागीय कोष्ठ होता है यानी जो हमारा चलाजल चैम्बर होता है, ये क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। देखिए, जो बीजांडद्वारी कोष्ठ होता है, इसमें जो उपस्थित केंद्रक होता है, ये स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन के द्वारा बहुत से केंद्रकों का निर्माण करता है, और ये केंद्रक जो होता है परिधीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो हमारा बीजांडद्वारी कोष्ठ होता है, मतलब जो माइक्रोपोलर चैम्बर होता है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो उपस्थित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, वो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है और फिर परिधीय भाग में एकत्रित हो जाता है। अब आप यहां पे देखिए, ये जो हमारा माइक्रोपोलर चैम्बर है यानी जो हमारा बीजांडद्वारी कोष्ठ है, इसके अंदर उपस्थित जो भी हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है आगे चल के आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर देगा, और ये जितने सारे केंद्रक बने हैं ये सब परिधीय भाग में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये सब भ्रूणपोष के परिधीय भाग में आप देख रहे हैं इकट्ठा हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके पश्चात जो मध्य भित्ति होती है इसका निर्माण हो जाता है, और अंततः जो निभागीय कोष्ठ होता है ये बीजांडद्वारी कोष्ठ के बढ़े हुए आकार के कारण कुचल जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको किसी भी प्लांट में अगर देखना है हेलोबियल भ्रूणपोष का, तो आप बैलिसनेरिया के प्लांट में देख सकते हैं जिसमें कि वाटर पॉलिनेशन होता है। उसमें आप देखेंगे कि हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा भ्रूणपोष डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें दो चैम्बर बन जाएंगे, एक बड़ा चैम्बर एक छोटा चैम्बर। बड़े चैम्बर के अंदर जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है ये विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, और ये जितने सारे केंद्रक बनेंगे ये सारे के सारे जो पूरे के पूरे केंद्रक बनेंगे ये परिधीय भाग में यानी कि किनारे साइड व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जब ये पूरा का पूरा जो भी केंद्रक डेवलप हुए हैं, जितने केंद्रक का विकास हुआ है, ये केंद्रक परिधि में तो इकट्ठा हो गए हैं, और ये जो हमारा भ्रूण है ये तो यहाँ पे उपस्थित रहेगा ही रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भ्रूण जो है ये अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा किसी भी भ्रूणपोष की संरचना में, क्योंकि अटैच रहता है। भ्रूणपोष क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको इतना याद रखना है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा हेलोबियल भ्रूणपोष होता है इसमें जाइगोट होता है, जाइगोट आगे चल के भ्रूण में बदल जाता है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है इसमें सबसे पहले तो एक जैसे ही विभाजन होगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, बीच में एक लेयर बन जाएगी, जिस कारण से पूरा का पूरा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है इसमें आपको दो चैम्बर दिखाई देने लगेंगे। एक माइक्रोपोलर चैम्बर होता है यानी जो बड़ा कोष्ठ होता है, और एक छोटा कोष्ठ होता है जिसको हम निभागीय कोष्ठ या चलाजल चैम्बर कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं जो बीजांडद्वारी कोष्ठ के अंदर उपस्थित होते हैं, ये लगातार विभाजित होते हैं और विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर देते हैं। और ये सारे के सारे जो भी केंद्रक बने हैं ये आप देख सकते हैं किनारे साइड यानी कि परिधीय भाग में इकट्ठा हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो माइक्रोपोलर चैम्बर है, इस माइक्रोपोलर चैम्बर का आकार ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से ये जो हमारा चलाजल चैम्बर है यानी जो निभागीय कोष्ठ है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो भ्रूणपोष होता है और भ्रूणपोष का कैसे परिवर्धन होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष है क्या। तो आपने देखा कि भ्रूणपोष का विकास कहां से होता है, तो आपको याद रखना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। जब इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या होगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से अलग अलग प्रकार से भ्रूणपोष डेवलप होगा, जिसको हम कई अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा
कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि कोशिकाएं जो है साथ साथ में डेवलप हो जाती है, मतलब जैसे ही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या होगा, विभाजित होगा, उसके साथ साथ कोशिका का भी निर्माण होता चलता है, भित्ति का भी निर्माण होता जाता है। लेकिन आपने देखा स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष में आपने क्या देखा कि स्वतंत्र रूप से पहले नाभिक का यानी कि केंद्रक का विभाजन होगा, और जब केंद्रक का विभाजन पूरी तरह से हो जाएगा उसके बाद आपने देखा कि भित्ति का निर्माण होता है। फिर आपने देखा हेलोबियल भ्रूणपोष। तो हेलोबियल भ्रूणपोष में थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एक बार विभाजित होता है उसके कारण एक लेयर बन जाती है, जिस कारण से हमको दो चैम्बर दिखाई देने लगते हैं। एक बड़ा चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारी कोष्ठ, दूसरा होता है निभागी कोष्ठ यानी चलाजल चैम्बर। तो दोनों चैम्बर होते हैं। बड़े चैम्बर के अंदर जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक उपस्थित होता है, ये क्या करता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रकों का आप देख सकते हैं निर्माण कर देते हैं। और ये सभी के सभी जो केंद्रक बने हैं ये परिधीय भाग में यानी किनारे साइड क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। ये जो जाइगोट था बदल जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में बदल जाएगा। और ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था इससे जो है एक पूरा का पूरा परिपक्व भ्रूणपोष जो है बन करके तैयार हो जाता है यानी कि डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के जितने भी प्रकार हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।